Okay ji, welcome back, and we were talking about strategic human resource toolkit and we discussed कि हमारे पास overall business analysis and HR implication से लेकर 24 tools वो available हैं जो मुख्तलिफ अंदाज में organization के अंदर internal fit और external fit को evaluate करते हैं. And the 24th tool I'm just looking at is talking about gap analysis of employee relations activities. So likewise हमारे पास बहुत सारे concerns हैं जिसके तहत हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस फिट को इवेल्युएट करना है. Now supposedly just for your orientation, अगर हम फर्स्ट टूल को थोड़ा सा इन डेप्थ देखें तो फर्स्ट टूल is talking about overall business analysis and HR implications. अब इस टूल में हमारे पास एक मैट्रिक्स अवेलेबल है. इस मैट्रिक्स में certain questions are being asked and we are supposed to conduct the audit of the firm, ऑडिट ऑफ द कंपनी, फैक्ट्री, कारखाना, जहां पर भी आप इसको इवेल्युएट करना चाहते हो, और हम इन एम्प्टी बॉक्सेस को एज आंसर्स वो इन क्वेश्चंस के अगेंस्ट वो फिल करेंगे. एंड देन विल बी एबल टू इवेल्युएट एंड जज कि क्या इन सवालों के जवाब ढूंढकर हम इस फिट को ढूंढ पाए हैं या नहीं ढूंढ पाए हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला कंसर्न देखिए, द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड रिलेटेड टू द बिजनेस एस्पेक्ट इज व्हाट बिजनेस आर वी इन. Okay, that means कि हमारी बिजनेस डेफिनेशन क्या है. अब what business are we in, इसको elaborate करने के लिए you can even come up with your mission statement. As you all know कि mission statement talks about three main concerns: who we are, what we do, whom we serve. तो इसी एस्पेक्ट में who we are आपकी बिजनेस डेफिनेशन आ गई, what we do आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आ गई, and to whom we serve आपकी टारगेट मार्केट ये काउंट हो गई. So what businesses are we in, आप इसमें अपना मिशन स्टेटमेंट बयान कर सकते हो. आप इसमें अपनी कॉर्पोरेशन, अगर बॉडी की हम बात कर रहे हैं तो आप अपना बिजनेस पोर्टफोलियो भी यहां पर मेंशन कर सकते हो कि ABCD आपके पास कितने बिजनेसेस वो रिलेटेड, अनरिलेटेड, इंटीग्रेटेड वो ऑपरेट कर रहे हैं. सो जब हमने अपने बिजनेस की बेसिक डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी, अपने बिजनेस को एलैबोरेट कर दिया, तो अब अगला क्वेश्चन ये है जो कि हम HR implications में देख रहे हैं कि what sort of people do we need in the business. कि आपका जो भी नेचर ऑफ बिजनेस है, आपकी जो भी फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट है, आपके जो भी स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं, आपका जैसा भी पोर्टफोलियो है, उस सारे को मद्देनजर रखकर आप ये बताइए कि आपको लोग किस किस्म के चाहिए. और यहां पर सॉर्ट ऑफ पीपल से मुराद सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन के कंसर्न में बात नहीं हो रही है. आप यहां पर उनकी कंपिटेंसीज का जिक्र भी कर सकते हो और आप उनकी जॉब पर्सपेक्टिव में भी चीजों को एलैबोरेट कर सकते हो कि डू यू नीड द पीपल हु हैव मल्टीपल स्किल्स और डू यू नीड द पीपल हु आर हैविंग हाई टास्क स्पेशलाइजेशंस. ओके, अब ये दो डिफरेंट कंसर्न्स आ गए. अब अगर आप ये कहते हो कि हमारा जो बिजनेस है वो बड़ा इनोवेटिव है, हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को यूज करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप जो लोग हायर कर रहे हो, ये जो लोगों का पर्सपेक्टिव आपने सोचा हुआ है वो टास्क स्पेशलाइजेशन का है, तो टास्क स्पेशलाइजेशन इज नॉट इन अलाइनमेंट विद इनोवेशन स्ट्रेटजी, जबकि टास्क स्पेशलाइजेशन इज इन अलाइनमेंट विद कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी. इस फर्क को समझिएगा. जैसे आपने दो तरह की स्ट्रक्चरल डिटेल्स पिछले कोर्सेज में पढ़ी होंगी, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स एंड मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर्स. तो याद रखिएगा कि मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर्स आर टेक्निकली डिजाइन्ड टू रिड्यूस द कॉस्ट, जबकि ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन्ड टू कम अप विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. और इन दोनों तरह की स्ट्रक्चरल डिटेल्स के लिए आपको डिफरेंट तरह के लोगों की जरूरत वो होगी. एक तरफ आपको मल्टीपल स्किल्स लोग चाहिए, जहां पर स्किल वैरायटी वुड बी द नॉर्म ऑफ द डे, जिसको आप जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल में भी डिस्कस करते हो. तो अगर आपने स्किल वैरायटी पे फोकस नहीं करना, यू नीड टू हैव पीपल विद वन स्किल व्हिच इज इन व्हिच दे आर एक्सपर्ट, तो इसका मतलब ये होगा कि आप मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो जिसमें टास्क स्पेशलाइजेशन होगी, और टास्क स्पेशलाइजेशन इज इन एसोसिएशन विद मैकेनिस्टिक एज वेल एज आपका जो कॉस्ट रिडक्शन का पर्सपेक्टिव है उसके साथ. लाइकवाइज दूसरा सवाल देखिए जो हम बिजनेस मैटर्स में देख रहे हैं, where are we going? That means you're talking about your vision now. अगर पहले सवाल में हम अपना मिशन स्टेटमेंट एलैबोरेट कर रहे हैं तो where are we going, तो ऑब्वियसली इस केस में हम विजन की बात करेंगे, जिसमें कि what we would like to become in the future, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है. और फ्यूचरिस्टिक होकर हमारे पास सिर्फ विजन नहीं है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जिसमें के स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, आपने फ्यूचर के लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म वो भी सेट किए हुए हैं. तो जब आपने फ्यूचर को डिस्कस कर लिया, अपने बिजनेस के
पर्सपेक्टिव में, तो अब ये देखिए कि आपको HR implications के तौर पर क्या कैलकुलेट करना है. What sort of organization do we need to get there? अब ऑर्गेनाइजेशन की जो डेवलपमेंट है, जो कि ह्यूमन से पॉसिबल होनी है, उस डेवलपमेंट में आप क्या चीज गुरुकार लाना चाहते हो. You want to grow and develop like people oriented, you want to grow and develop like task oriented, you want to grow and develop like having team orientation, you want to grow and develop like having more attention to detail. ये सब मैं आपके साथ different dimensions of culture उनको elaborate कर रहा हूं, which are directly associated with the human element. Okay, likewise third question देखिए, जब हम business matters की बात करते हैं कि what are our strengths, weakness, opportunities and threats, तो आपने टिपिकली ऑर्गेनाइजेशन वाइड अपना SWOT एनालिसिस कंडक्ट किया. जब आपने टिपिकली ऑर्गेनाइजेशन वाइड अपना SWOT एनालिसिस कर लिया थ्रू योर इंटरनल ऑडिट, तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन वाइड SWOT को हमने लिंक करना है विद द HR डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली. और उसमें हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट आर दीज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस रिलेटेड टू आवर HR कैपेबिलिटी. आप उस पूरी लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस में से आप जो प्योरली ह्यूमन रिलेटेड पर्सपेक्टिव्स हैं उनको अलहदा कर लें. Number 2, what opportunities have we got to develop and engage our people? Number 3, what are the threats with regard to skills shortage and retention of key people? अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर आप इस सवाल को बड़ा गौर से देखो तो you'll come to know कि we are purely talking about external fit of the HR with the organizational strategy. कि HR के कंसर्न में हमारे पास क्या HR से रिलेटेड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, या हमारे पास अदर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं जिनका डायरेक्टली HR से ताल्लुक नहीं है और हम HR को हमने काउंट ही नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ आइदर स्ट्रेंथ और इन टर्म्स ऑफ आइदर कैलकुलेटिंग देयर वीकनेस. That would mean what? That would mean that HR is the most ignored element of the organization. इसी तरह थर्ड बिजनेस मैटर को देखिए कि व्हाट आर द मेन स्ट्रेटेजिक इश्यूज फेसिंग द बिजनेस, और अब उस स्ट्रेटेजिक इश्यूज की जो लिस्ट होगी उसको आप डायरेक्टली लिंक करोगे विद HR कंसर्न कि टू व्हाट एक्सटेंट डू दीज इश्यूज इन्वॉल्व HR कंसिडरेशन. ओके, लाइकवाइज हमारे पास 24 टूल्स इस लिस्ट में अवेलेबल हैं, इस फहरिस्त में अवेलेबल हैं, जिसमें कि हम मुख्तलिफ अंदाज से ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव्स को HR अलाइनमेंट के लिए वो यूज करते हैं. अब जैसा सेकंड टूल में हम एक दो पॉइंट्स पढ़कर देखते हैं. सेकंड टूल में इट इज सेड कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी इज इनोवेशन और थ्रू इनोवेशन वो अपना कंपेटिटिव एडवांटेज सिर्फ अचीव नहीं करना चाहते बल्कि सस्टेन भी करना चाहते हैं, तो उस केस में ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हम रिसोर्सिंग के क्या एस्पेक्ट्स को देखेंगे, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के किन पर्सपेक्टिव्स को देखेंगे और रिवॉर्ड रिलेटेड किन पर्सपेक्टिव्स को वो देखेंगे. इसी तरह सेकंड एस्पेक्ट देखिए, अगर हम कंपेटिटिव एडवांटेज थ्रू क्वालिटी अचीव करना चाहते हैं तो उस सूरत में रिसोर्सिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड रिवॉर्ड कैसे लिंक अप करेगा. और अगर हम अपना कंपेटिटिव एडवांटेज कॉस्ट लीडरशिप से हासिल करना चाहते हैं तो कॉस्ट लीडरशिप के लिए रिसोर्सिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, रिवॉर्ड के हवाले से आप चीजों को कैसे लिंक अप और एसोसिएट वो कर रहे हो. ओके, अब इसमें हम सिर्फ सबसे पहला कंसर्न एक डिटेल में देख लेते हैं कि अगर आप इनोवेशन के जरिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपेटिटिव एडवांटेज गेन एंड सस्टेन करने का प्लान कर रहे हो, दैट इज योर स्ट्रेटजी, तो HR से रिलेटेड पॉसिबल एक्शन जो आपको दरकार होगा वो है रिक्रूट एंड रिटेन हाई क्वालिटी पीपल with innovative skills and a good track record in innovation. अब ऑब्वियसली इस केस में आप टैलेंट पे कंप्रोमाइज, ट्रेड ऑफ वो नहीं करोगे. इन दिस केस जब आपका टारगेट और ऑब्जेक्टिव इनोवेशन के ऊपर फोकस्ड है तो नाउ यू नीड टू गो फॉर हाई टैलेंट जो कि IQ और EQ दोनों वैल्यूज में दे आर गुड, जिनके पास प्रोवन एक्सपीरियंस ऑफ इनोवेशन इन द इंडस्ट्री वो मौजूद हो. एंड एज यू ऑल नो इनोवेशन वुड मीन कमर्शियलाइजेशन ऑफ इन्वेंशन. तो हमने सिर्फ चीज को इजाद नहीं करना है, हमने उसको कमर्शियलाइज भी करना है. तो इस केस में अब आपको जिस भी भाव, जिस भी दाम, जिस भी तरीके से उस टैलेंट को एक्वायर करना पड़ेगा, द HR पीपल वुड बी ऑलवेज देयर टू हंट दोस. रीजन बीइंग कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है इनोवेशन. ओके, इसी तरह जब हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इट इज सेड कि डेवलप स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी एंड प्रोवाइड एनकरेजमेंट एंड फैसिलिटीज फॉर एनहांसिंग इनोवेटिव स्किल्स and enhancing the intellectual capital of the organization. तो अब यहां पर भी प्योर फोकस हमारा is related with the intellectual capital development and obviously reserving and preserving our innovation concerns.
और अगर हम रिवॉर्ड की बात करेंगे तो वो कहता है कि प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन फॉर सक्सेसफुल इनोवेशंस। तो ऑब्वियसली अगर आप ये तब्दीली अपनी कंपनी में चाह रहे हो जिसमें इनोवेशन वहां पर हो, तो रिमेंबर कि पीपल लाइक दैट चेंज विद जिंगल इन देयर पॉकेट। तो अगर उनकी पॉकेट्स जिंगल नहीं कर रही हैं तो आई एम सॉरी, दे वुड नॉट बी देयर टू मीट अप योर रिक्वायरमेंट्स। वो स्विच कर जाएंगे, उनकी एम्प्लॉय पाउचिंग हो जाएगी, टर्नओवर बढ़ जाएगा, एब्सेंटिज्म बढ़ जाएगा। तो आपके डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे अगर आप इनोवेशन स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हो और लोगों को रिवॉर्ड्स एंड कंपनसेशन वो नहीं दे रहे हो। ओके एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन इस बारे में कोट किया जाता है कि इफ यू टॉक अबाउट चेंज एंड डू नॉट चेंज रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन सिस्टम, नथिंग चेंजेस। तो याद रखिएगा कि जब तक आप रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, आप कभी भी उस तब्दीली को अपनी कंपनी में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते जिसको आप इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हो। तो वो स्ट्रेटजी आपकी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी या उतना इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस वो थी। सो यूजिंग दीज टूल्स, अब हमारे पास 24 टूल्स की एक तवील फहरिस्त अवेलेबल है जिसको हम एचआर ऑडिट में यूज करते हैं और ये चीज एवेल्युएट करते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की इंटरनल फिट किस कदर एस्टैब्लिश्ड है और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की एसोसिएशन विद द एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी वो किस कदर पॉसिबल है। ऑब्वियसली हम ये बात भी डिस्कस कर सकते हैं कि रिवॉर्ड्स कैन ऑलवेज हेल्प अस टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस टू चेंज को भी ओवरकम करने के लिए यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी नीड टू हैव रिवॉर्ड्स एंड कंपनसेशंस। सो यहां पर आई विल बी शेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट विद यू ऑन द गूगल क्लासरूम एंड you can comfortably study in detail all these tools and would find out कि हमारे पास किस किस तरह के तरीके अवेलेबल हैं जिनसे कि हम इस फिट को एस्टैब्लिश और फिट को एवेल्युएट वो कर सकते हैं। यहां पर मैं इस स्क्रीन शेयर को ऑफ कर रहा हूं एंड आई एम मूविंग बैक टू माय ओरिजिनल स्लाइड्स। Okay, dear, I hope the slide is visible to you now and my voice is audible. We have just discussed कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टूल किट के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऐसे औजार हैं जिससे कि हम स्ट्रेटेजिक कंसर्न को एवेल्युएट वो कर सकें। अब इस हवाले से याद रखिएगा कि हमारे पास एक बेसिक अप्रोच डेवलप हो रही है विच इज टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब जब हम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द एचआर, तो उस सूरत में हमारे पास सबसे पहला कंसर्न ये होगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन को जनरल लेवल के ऊपर पहले स्टडी करें। अब ऑर्गेनाइजेशन को जनरल लेवल पर स्टडी करने के लिए वी नीड टू टॉक अबाउट एनवायरमेंटल एनालिसिस, जिसमें कि ऑब्वियसली डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स, इन सबको हम गो थ्रू करेंगे। देन वी नीड टू टॉक अबाउट कंपेटिटिव एनालिसिस, जिसमें कि इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडस्ट्री कंसंट्रेशन, ये आप चीजें डिस्कस करते हो। आप इंडस्ट्री कंसर्न में जो कंपेटिटिव फोर्सेस हैं उनको डिस्कस करते हो, एनवायरमेंटल मैपिंग करते हो, इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स डेवलप करोगे, आप फॉर्मुलेट करोगे अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज को टू मीट अप द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर एंड टू ऑब्वियसली अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। और उसी के साथ साथ जब आप जनरल लेवल इन्वेस्टिगेशन करोगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को करने के लिए स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स में, तो यू नीड टू नो द कंट्रोल एंड इंप्लीमेंटेशन कंसर्न्स, जिसमें कि हम कंट्रोल्स, उसमें फीडबैक कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कंकरेंट कंट्रोल, ये तमाम मैकेनिज्म्स आपके काउंट किए जाएंगे। आप मॉनिटर करोगे अपने प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन को, आप आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम एरियाज और उनके इंप्लीमेंटेशन प्रोसीजर्स को। ओके, तो ये तो हमारे पास हो गए एक ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी को एलैबोरेट करने के कंसर्न्स। जिसके बरक्स जब हम एचआरएम लेवल की बात करेंगे तो उसमें स्टाफिंग से रिलेटेड ऑब्वियसली यू नीड टू लुक एट एचआर फोरकास्ट्स कि आइंदा आपको माली साल में कितने लोगों की जरूरत वो होगी, किस लेवल पर होगी, किन कंपिटेंसीज के साथ होगी। आप रिक्रूटिंग की बात करोगे या आप डाउनसाइजिंग की बात करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपने मीटअप करना है विद द चैलेंजेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उसके हवाले से आपकी फ्यूचर प्रोजेक्शंस जो है वो स्टाफिंग के हवाले से क्रिएट वो होंगी। लाइकवाइज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स।
आप वेज एंड बेनिफिट्स को कंपैरेटिव बनाओगे, आप परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो लेटेस्ट मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं उनको यूज करोगे। लाइकवाइज यू हैव टू फोकस अपॉन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसमें सक्सेशन प्लान, स्किल इन्वेंटरी, मेंटेनेंस, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, इन सब चीजों की बात होगी। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आपके वर्क लाइफ के इश्यूज, आपकी ग्रीवियंसेस हैंडलिंग, आपके लेबर फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज, इन सब चीजों को देखा और परखा जाएगा। अब एक तरफ जहां पर हम एचआरएम लेवल की बात कर रहे हैं, तो एचआरएम लेवल के केस में वी आर क्रिएटिंग द इंटरनल फिट, और जनरल लेवल के केस में हम इस इंटरनल फिट को इन एसोसिएशन बनाना चाहते हैं विद एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स। तब कहीं जाकर आपका जो स्ट्रेटेजिक एचआरएम प्लानिंग कॉन्टेक्स्ट है वो डेवलप हो पाएगा। यहां पर एक और बात भी याद रखिएगा कि जब हम रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन की बात कर रहे थे अभी टूलकिट के कॉन्टेक्स्ट में, और आपको मैंने बताया कि आपको बड़े अच्छे और हैवी रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे उन टैलेंटेड लोगों को बिकॉज दे आर फोकसिंग अपॉन द इनोवेशन, तो नो डाउट उससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और याद रखिएगा कि तमाम वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका फोकस कॉस्ट लीडरशिप नहीं होता, जो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को अडॉप्ट करना चाहती हैं, जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे बात करती हैं, वो कभी भी अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को वैसे कंट्रोल और कर्टेल नहीं कर पाती जैसे कि वो कंपनीज कर्टेल और कंट्रोल कर पाएंगी जिनका ताल्लुक स्ट्रेटेजिक कंसर्न वो है ही कॉस्ट लीडरशिप के साथ। और ऑब्वियसली उस केस में दे वुड नॉट बी देयर टू गो फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दे वुड ऑलवेज बी फोकसिंग अपॉन इमिटेशन। ओके, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद से नहीं करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए भी जो इनोवेशन में आप करोगे उससे भी आपकी कॉस्ट वो शूट अप कर जाती है। तो अगेन आपको ये देखना है कि आपका राइट ट्रेड ऑफ क्या है। ये बहुत बड़ी गलती होगी कि आप नारा तो लगा रहे हो इनोवेशन का, नारा तो लगा रहे हो मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट का, और साथ फोकस आप कर रहे हो ऑन द थिंग्स जो कि आपको कभी भी वो बेस प्रोवाइड नहीं कर सकती जिन बेसिस से यू वांट टू बी क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड डेवलपिंग। ओके, सो आपको अपना राइट ट्रेड ऑफ वो सोचना है और उसके मुताबिक अपने आप की जो ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट है उसको करना है। और ये सिर्फ एचआर के डिपार्टमेंट की हद तक नहीं होगा, इट वुड लाइक go in like marketing, it would be related to the production and finance, it would be related with the accounts and research and development। तो हर एक फंक्शनल एरिया वो अपना अपना रोल उस कंसर्न में अदा करेगा। इसी तरह अगर हम कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट एडवांटेज की बात कर रहे हैं, तो हर डिपार्टमेंट को वो अपनी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन को भी अपनी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, फाइनेंस को भी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, एचआर वालों को भी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। तो अब आपका कंसर्न ही 180 डिग्री के ऊपर वो घूम जाता है। आपके जो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन के जितने भी स्टेप्स होंगे वो सब बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आपका नेचर ऑफ कंसर्न ही वो तब्दील हो रहा है। इसी बात को अब हम एक और कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन एक डायनामिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है, और उस डायनामिक एनवायरनमेंट में उसने अपना मिशन, अपना विजन, अपनी वैल्यूज को डेवलप किया, उसने अपना स्ट्रेटेजिक कंसर्न डेवलप किया, उसने की स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को वो मद्देनजर रखा। उन तमाम चीजों को एवेल्युएट करने के बाद अब अगला स्टेप क्या है कि आप एचआर की स्ट्रेटेजी बनाओगे, और एचआर स्ट्रेटेजी ऑब्वियसली लीड कर रही होगी टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग एचआर प्लान्स एंड पॉलिसीज। और जब हम एचआर प्लान्स, एचआर पॉलिसीज, एचआर प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, तो अगेन हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी जिसमें कि डाइवर्सिटी मैनेजमेंट प्लान, रिम्यूनरेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कैरियर डेवलपमेंट, ये सब कंसर्न्स आ जाएंगे। और इन तमाम कंसर्न्स को बिजनेस स्ट्रेटेजी के मुताबिक अलाइन करने के बाद जब आप लोगों से काम करवाओगे, then you will get the performance out of them, performance in terms of productivity, performance in terms of satisfaction, performance in terms of obviously जब आपको financial returns मिल रहे हैं, तो that would be the strategic organizational outcome। ओके, और वहां से एक ऑर्गेनाइजेशन की जो अचीवमेंट और डेवलपमेंट है वो शुरू होती है, और वहीं से ये प्लान भी किया जाता है कि डू यू वांट टू गो फॉर री एनर्जाइजिंग और डू यू वांट टू गो फॉर री इंजीनियरिंग। ओके, तो यहां से आपका जो फीडबैक लूप है वो वापस जाकर अगले आइंदा आने वाले फ्यूचर के लिए प्लान बनाता है कि अब आपने बिजनेस की प्लानिंग वो किस तरीके से करनी है, और डे इन एंड डे आउट ये आपका सारा जो सिस्टम है ये एग्जीक्यूट, रन वो होता रहता है। और जहां कहीं पे भी ये बात याद रखिएगा कि इस सिस्टम के अंदर, इस एग्जीक्यूशन के अंदर बॉटलनेक्स आएंगे, डिसरप्शंस आएंगी, नॉइज क्रिएट होगी, दैट वुड बी द पॉइंट जहां पर आप अपनी अचीवमेंट पर भी कंप्रोमाइज वो करना शुरू कर दोगे। तो रादर देन फाइंडिंग द राइट ट्रेड ऑफ, probably you will be going for compromising on the achievements।
ओके तो अब इस चीज को भी हमें समझना टेक्निकल टर्म्स के अंदर बहुत जरूरी होगा एंड दैट इज द रीजन कि कपल ऑफ टाइम्स वी यूज द वर्ड ऑडिट एज वेल कि जिसमें हम ऑडिट के जरिए इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं कि राइट प्रैक्टिसेस बेस्ट प्रैक्टिसेस और हमारी एग्जीक्यूशन के दरमियान कहां पर क्या क्या गैप्स हैं. That was a little introduction and discussion related to your strategic human resource management concern. मैं कुछ टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. द रीजन बीइंग कि अभी जब हमने कॉल फॉर पेपर्स पर पहुंचना है तो कॉल फॉर पेपर्स में फिर इन तमाम टॉपिक्स से रिलेटेड आपको इन्वेस्टिगेट करने को वो कहा जा रहा होगा. दैट इज द रीजन कि आपके रिफ्रेशर के तौर पर, आपके रिवीजन के तौर पर मैं कुछ टॉपिक्स एंड कंसर्न्स आपसे शेयर वो कर रहा हूं सो दैट आपके लिए एक पूरा विजन क्लियर हो जाए कि इस सब्जेक्ट नॉलेज में किस तरह की डिस्कशंस वो हमें सोचनी और करनी है. Now the topic I'm going to start is very interesting and we are going to talk about 4 competitive challenges influencing human resource management. In 4 competitive challenges mein, the first challenge we're going to talk about is competing in the new economy, और मैंने आज ही इसमें ये वर्ड ऐड भी किया, न्यू नॉर्मल. सो कंपीटिंग इन न्यू इकोनॉमी और न्यू नॉर्मल, ये हमारा पहला चैलेंज है. कंपीटिंग थ्रू हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स, ये हमारा दूसरा चैलेंज है. कंपीटिंग बाय मीटिंग स्टेक होल्डर्स नीड्स, ये हमारा तीसरा चैलेंज है. एंड कंपीटिंग थ्रू ग्लोबलाइजेशन, ये हमारे पास फोर्थ चैलेंज वो काउंट हो रहा है. एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन डिटेल कि इन 4 चैलेंजेस में क्या क्या एस्पेक्ट्स शामिल हैं और उन एस्पेक्ट्स को किस तरीके से हम एड्रेस वो कर सकते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कंपीटिंग इन न्यू इकोनॉमी. एज यू ऑल नो कि ओवरऑल वर्ल्ड में जो ट्रेंड डेवलप कर रहा है दैट इज मोर कैपिटलिस्टिक. ओके जो कंसर्न्स डेवलप कर रहे हैं दे आर मोर फेवरिंग द कैपिटलिस्टिक नॉर्म्स एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज. माजी में नो डाउट कम्युनिज्म सोशलिज्म इन्होंने एक बहुत दौर देखा. रशिया एंड चाइना, दे वर द 2 मेन रीजन्स जहां पर हमें कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म वो बहुत ज्यादा नजर आता है. नो डाउट इन दोनों के बैकएंड के ऊपर वाज अ थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स जिसको मार्क्सिज्म कहते हैं. लेकिन जब हमने कैपिटलिज्म की अफादियत को देखा और कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म में प्रॉब्लम्स नजर आई तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो ट्रेंड हमें नजर आता है कि इकोनॉमीज आर डेवलपिंग मोर लाइक कैपिटलिस्टिक कंसर्न्स. अब इस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल इज रिलेटिवली लेस, जहां पर प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रमोट और सपोर्ट वो किया जाता है, what to produce, how to produce, how much to produce, for whom to produce, ये तमाम जो expressions हैं they are like having the free will related to the private sector. तो उस सूरत में हमें ये देखना होगा कि अब ऑर्गेनाइजेशंस की जो डेवलपमेंट है वो किन कंसर्न्स में हो रही है और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर जो लोगों के राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो कैसे रिजर्व किए जा सकते हैं. Along with that, जब हम पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन में बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें कुछ नेशनल लेवल के ऊपर जो लेबर कंसर्न्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, उनको भी बहुत टेक्निकली देखना और सोचना होगा. बिकॉज हम इस वक्त किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के मसले के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव. अब उस हवाले से किस किस्म की स्टैटिस्टिक्स जनरली गो थ्रू की जाती हैं उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए अरेंज की हैं फ्रॉम द यूएस इकोनॉमी एंड फ्रॉम द पाकिस्तानी कंसर्न. For example, it is said that some key labor statistics about the economy and the workforce influencing human resource management in US are that the economy is expected to add 20 million new jobs yearly. अब याद रखिएगा कि हम US कंसर्न में बात कर रहे हैं. We are focusing upon one of the society and one of the economy जो कि बहुत हद तक कैपिटलिस्टिक नॉर्म्स के साथ एस्टैब्लिश्ड है. सो वहां पर अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में चीजों को देखें तो क्या पता चल रहा है कि 20 मिलियन न्यू जॉब्स पर एनम वहां पर अवेलेबल स्पेस है. 70% ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑक्यूपेशंस रिक्वायर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. ओके अब ये हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न बन गया
कि उस सोसाइटी के अंदर ऑपरेट करने के लिए आपको कम से कम जो रिक्वायरमेंट होगी एजुकेशन की, दैट इज पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन. There will be shortage of 4.6 million workers, of which 3.5 million will need college level skills. और इस कंसर्न में आई वाज जस्ट इन्वेस्टिगेटिंग कि अमेरिका में गार्बेज कलेक्टर जो है उसके लिए मिनिमम एजुकेशन वो क्या है. तो द मिनिमम एजुकेशन फॉर अ गार्बेज कलेक्टर इन अमेरिका शुड हैव अ हाई स्कूल डिप्लोमा. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिटरेसी रेट और बहुत सारे डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स जो हैं वो भी इकोनॉमी के साथ लिंकअप कर गए. इसके बाद 38% of job applicants tested for basic skills lack the reading, writing and math skills needed for the job they are seeking. अब एक और कंसर्न हमारे पास आ गया कि people are saying कि नौकरियां नहीं मिल रही and the companies are saying कि जो काबिल लोग हैं वो हमें अवेलेबल नहीं हो रहे. और जब हमने उन जॉब एप्लीकेंट्स को चेक भी किया तो regardless के what level of high school diploma they are having, they would be lacking the basic skills of reading, writing and mathematics. इसी के बाद एक और जो हमें अंदाजा क्रिएट होता है, दैट इज दैट इमिग्रेशन विल ऐड ओवर 1 million persons टू द वर्कफोर्स ईच ईयर. नो डाउट इस इमिग्रेशन के ऊपर ड्यूरिंग द ईरा ऑफ डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा, लेकिन स्टिल अक्रॉस द वर्ल्ड हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया के जो लोग हैं उनकी इमिग्रेशन का जिक्र वो नहीं कर रहे हैं. इसी तरह एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आती है जब हम न्यू इकोनॉमी की बात करें, जब हम होलिस्टिकली चीजों को विजुअलाइज कर रहे हैं कि द प्रोजेक्टेड मीडियन एज ऑफ द लेबर फोर्स बाय 2010 इज 40. ओके, दिस वाज टेकन फ्रॉम द यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स. उसकी वेबसाइट का एड्रेस मैंने आपके साथ यहां पर शेयर वो किया हुआ है. अब अगर हम अमेरिकन पर्सपेक्टिव में इस तरह की फिगर्स को विजुअलाइज करते हैं टू प्लान फॉर द वर्कफोर्स, ओके, तो अब ऑब्वियसली हमें अंदाजा होना चाहिए कि हमारे अपने पर्सपेक्टिव में भी किस किस्म के कंसर्न्स जो हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं. बिफोर आई मूव टू द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, यहां पर आपको दिखाने का मकसद एक स्टैटिस्टिक्स की क्लैरिटी था कि पिछली स्लाइड के ऊपर मैंने अभी लिखा हुआ था कि मीडियन एज अमेरिका में 2010 में इट वाज 40. और अगर हम यहां पर एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्शन को देखें फ्रॉम द यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, तो वी कुड सी कि 1999 में हमारे पास जो फिगर्स आ रही हैं मेन वेमेन की, अगर आप एवरेज को देखो तो वी आर टॉकिंग अबाउट 39.1 एंड 39.0. फिर 2009 में दैट इज 41 एंड 4, 41.4, 41.8. और अगर हम 2019 में देखें तो अगेन हमारे पास जो मीडियन एज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स की है दैट इज 41.9 एंड 41.9. और अगर हम 2029 में देखें तो जो मीडियन एज है इट इज गोइंग टुवर्ड्स 42.5 एंड 42.8. उसके अलावा अगर हम ब्लैक्स एंड व्हाइट्स का कंपैरिजन भी देखें तो हमारे पास वो भी अवेलेबल है. सो मोर और लेस अगर आप इन तमाम फिगर्स का एक एवरेज सा बनाओ तो वी मे कम अप विद समथिंग लाइक 40 years मीडियन एज इन अमेरिका फॉर द वर्किंग क्लास. ओके, लेट्स सी द सिचुएशन इन पाकिस्तान. पाकिस्तान की सिचुएशन इससे बहुत डिफरेंट है. एज इट इज रिटन दैट मीडियन एज ऑफ अराउंड 20 years, यहां पर अभी हमने अमेरिका की स्टैटिस्टिक्स देखी दैट वी वर टॉकिंग अबाउट 40 years. ठीक है, यहां पर अब हम 20 years की मीडियन एज को देख रहे हैं. पाकिस्तान इज also a young country. It is estimated that there are currently approximately 104 million पाकिस्तानीज. हमारी तकरीबन पॉपुलेशन 170 मिलियन के करीब है, तो उसमें से 104 मिलियन पाकिस्तानीज आर बिलो द एज ऑफ 30 years. ओके, अब इन स्टैटिस्टिक्स को फर्दर इलैबोरेट करने से पहले देयर आर 2 questions waiting for my response. The first comment in question is that capitalistic approach is resulting in more frequent consumption of natural resources, more speedy deterioration of environment, likely to make this world an adverse place to live in, and concentration of wealth, to name a few. You are absolutely right. So capitalistic society के अपने norms, अपनी values, अपने concerns हैं, लेकिन जब collapse of Soviet Union होता है, जब कम्युनिज्म और सोशलिज्म के बहुत से हमें प्रॉब्लम्स नजर आते हैं, तो जो द सॉल्यूशन पीपल फाउंड वाज द एस्केप इनटू कैपिटलिज्म देन. ठीक है, तो इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमी जो
तमाम की तमाम इकोनॉमीज है, इवन इन चाइना के अंदर भी और रशियन कॉन्टेक्स्ट में भी आप देखो कि दे आर लेस कम्युनिस्टिक एंड लेस सोशलिस्टिक नाउ. They are again, their own economy is having much more norms as compared to the future, as compared to the past, जो अब capitalistic concerns में वो develop कर रहे हैं. The second question I have just seen is that what is the impact of median age? Okay, you know about the generations in different like concerns we discussed, like baby boomers, baby busters, generation X, generation Y, generation Z, millennials. Okay, अब ये जो different generations होती हैं, हर generation का जो working pattern of life है वो different है. Okay, हर generation की जो needs and wants हैं वो different हैं. हर generation के जो challenges हैं वो different हैं. हर generation के जो working patterns हैं even वो भी different हैं. तो अगर हम अमेरिकन कंसर्न में मीडियन एज 40 काउंट कर रहे हैं, तो वहां पर द सोसाइटी, द लिविंग सोसाइटी इज मच मोर मैच्योर, जो कि वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रही है. जिसके बरक्स जब हम पाकिस्तानी कंसर्न में देखते हैं, तो पाकिस्तानी कंसर्न में जो मीडियन एज हमें मिल रही है दैट इज बिलो 30. इसका मतलब यह हुआ कि हमारे यहां पर जो यंगस्टर्स हैं दे आर मच मोर देन द ओल्डर पीपल. ओके, और इतनी बड़ी जो यंगस्टर हमारे पास पॉपुलेशन है, उसके चैलेंजेस, उसके डिमांड्स, उसके वर्किंग पैटर्न्स, उसकी वर्किंग इंप्लीकेशंस, ये सब की सब डिफरेंट होंगी. सो इन स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने का फायदा हमें ये होता है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी जो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव्स हैं उनको कैलकुलेट करना और उनको प्लान करना वो आसान हो जाता है. ओके, So obviously, yes, as Muhammad Asghar has pointed out, कि with the passage of time, हमारे पास different generations का जो influence है in the industry, it is becoming more. There is a question again in the Zoom group chat. First, I would like to address that. Okay, what are the likely chances that in 100 years, Pakistan's median age will become close to current Americans' median age, as we may be following their capitalistic footprints? Well, इसके ऊपर मैं कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकता हूं, बिकॉज आई हैव नॉट टेक्निकली स्टडीड के 100 इयर्स के बाद जो है वो हमें क्या सिचुएशन नजर आती है. बिकॉज 100 इयर्स इज ए बिग टाइम फ्रेम और उसमें कई तरह के चैलेंजेस का सामना एज एन इकोनॉमी वो हमें करना पड़ेगा. कई तरह के एपिडेमिक्स एंड पैंडेमिक्स खुदा ना खास्ता हो सकता है हमें फेस करने पड़े. बेशुमार तरह के मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, इस तरह के इश्यूज को हमें देखना पड़ेगा. सो एकदम से शायद हम इसके बारे में डिक्लेरेशन ना दे पाए कि 100 इयर्स के बाद पाकिस्तान की मीडियन एज क्या होगी. बट हम हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखकर नो डाउट फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकते हैं. अभी चूंकि मेरे पास अवेलेबल जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो स्टैंड अलोन ईयर की हैं, तो अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को विजुअलाइज करें तो वहां से नो डाउट हम प्रोजेक्शंस, हम ट्रेंड एनालिसिस वो करके अंदाजा कर सकेंगे कि आइंदा आने वाले अरसे के अंदर हमारी मीडियन एज क्या होगी और उस मीडियन एज के मुताबिक किस किस्म के चैलेंजेस का सामना वो हमें करना होगा. अब ये जो स्टैटिस्टिक्स मैं आपके सामने यहां पर इकट्ठी कर रहा हूं, दे आर ऑल ड्राइव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स 2018, the document which is published by Government of Pakistan, Ministry of Statistics, Pakistan Bureau of Statistics. उसके अलावा हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट द एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड एंड द पॉपुलेशन ट्रेंड्स. ये तमाम डॉक्यूमेंट्स along with the details I'll be uploading in your Google Classroom and on my website. वहां से भी आप इनको स्टडी कर सकते हो. एंड इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर आप लोग अपनी असाइनमेंट्स में मुझे बताएं कि 100 साल के बाद पाकिस्तान की मीडियन एज वो क्या होगी. As we are talking about competing in the new economy, और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में एचआर से रिलेटेड मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स आपसे शेयर की. उन्हीं स्टैटिस्टिक्स की रोशनी में अब हम एक स्टेप आगे इस पॉइंट में और चल रहे हैं कि इस न्यू इकोनॉमी में एक तो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर वो तब्दील हो रहा है और हमारे पास अब सिर्फ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का कंसेप्ट नहीं है, अब एक और कंसेप्ट जो कि ज्यादा पॉपुलर हो रहा है एज कंपेयर टू द कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड, एंड दैट इज नॉलेज इकोनॉमी. ओके, people are not even talking about capitalism or socialism or communism. आज का जो hot word है, आज का जो buzz word है, that is to talk about knowledge economy. Okay, और जो concept of knowledge economy है, that is even much more advanced and different from just the concerns of the private sector empowerment.
यहां पर हमारा जूम मीटिंग टाइम खत्म हो रहा है।